हेलो फ्रेंड्स, मैं अमृतसर क्लासेस के साथ, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग कंटिन्यू करंट अफेयर की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं और जिसमें हम लोग अगस्त तक का कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम आपके लिए नेक्स्ट मंथ का करंट अफेयर लेकर के आए हैं। उसी सीरीज को कंटिन्यू आगे बढ़ा रहे हैं। जो आपकी अभी जो एग्ज़ाम है, जो आपका 14 नवंबर को एनडीए और सीडीएस को, उसको टारगेट लेकर के चल रहे हैं। और बाकी और जितने भी एग्ज़ाम हो गए, उन सभी एग्ज़ामों में भी आपका ये इम्पोर्टेंट रहेगा और आपके काम आएगा। और आपको पता है कि जितने भी अभी एग्ज़ाम जो कंडक्ट हो रहे हैं, जो एग्ज़ाम हो रहा है, उन सब में कितना इम्पोर्टेंट रोल है करंट अफेयर। तो आप मेरे साथ हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर को नेक्स्ट मंथ का, जिसमें हम बात कर रहे हैं सितंबर की। किस मंथ की बात कर रहे हैं? सितंबर की। सितंबर 2021 की सीरीज हमारी कंटिन्यू चल रही है। मैं पहले बोला कि जो अभी आपका स्पेशल जो रहेगा, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है सीडीएस और जो एनडीए का एग्ज़ाम, उनको लेकर के चल रहे हैं। तो याद रखना ये है, जो भी स्टूडेंट है कंटिन्यू। तो स्टार्ट करते हैं। आप देखिए मेरे साथ यहाँ पे पहली स्लाइड में मैं पहला पॉइंट डिस्कस करता हूँ। आकाश मिसाइल इम्पोर्टेंट है। आकाश मिसाइल का अभी नया वर्जन आया है, न्यू अपडेट वर्जन आया है, जिसका नाम रखा है आकाश प्राइम। तो आकाश मिसाइल का अपडेट वर्जन आकाश प्राइम आया है, जो डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से इसका विकास किया है या इसको लॉन्च किया है। क्या है? अभी आप इससे पहले मिसाइल पढ़ चुके, मैं बता भी चुका हूँ, और कुछ बचे हैं वो भी बता दूंगा। जैसे आकाश है, अग्नि है, त्रिशूल है, और भी बहुत सारी मतलब मिसाइलें हैं। तो अभी इसका परीक्षण किया गया है, लेकिन आकाश मिसाइल का न्यू अपडेट वर्जन आया है, जिसका नाम दिया है आकाश प्राइम। तो याद रखना, आकाश प्राइम क्या है? आकाश प्राइम एक मिसाइल है जो उड़ीसा डीआरडीओ के द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर से इसका परीक्षण किया गया है। जो क्या है? सतह से सतह, मतलब सरफेस टू सरफेस। तो यह सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। तो आकाश मिसाइल का अपडेट वर्जन आकाश प्राइम आया है, जो डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर से इसका परीक्षण किया, जो सरफेस टू सरफेस है। इसका नेक्स्ट वन देखिए मेरे साथ। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। आप डिफेंस जैसे एग्जामों में को देने के लिए जा रहे हैं तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चीन ने लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट, चाइना ने लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट लॉन्च किया है, जो पृथ्वी का अवलोकन करेगा। यह एक उपग्रह मतलब सैटेलाइट है, जिसका नाम दिया है गियोफैन 502। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहे। गायोफैन 502 क्या है? तो चाइना के द्वारा एक लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट, जो पृथ्वी का अवलोकन, एक सैटेलाइट है, जो करेगा जाके पूरा इसका। अगला पॉइंट देखिए, आपने 2 पॉइंट देखे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए मेरे साथ। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा डीआरडीओ और एनटीआरओ के सहयोग से दोनों का एग्रीमेंट हुआ है। भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज, मोस्ट इंपोर्टेंट है मिसाइल ट्रैकिंग जहाज। देखो क्या हुआ है, इसमें 2 ऑर्गेनाइजेशन है। एक तो आपकी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड डीआरडीओ तथा एनटीआरओ। तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके सहयोग एक बीच में एग्रीमेंट हुआ है। भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज, मतलब अगर कोई भी दुश्मन कंट्री या कोई भी दूसरा कंट्री हमारे ऊपर कोई भी मिसाइल, परमाणु संबंधित मिसाइल हमारे ऊपर लॉन्च करता है या हमारे ऊपर अटैक करता, आक्रमण करता है, तो ये जहाज पहला ऐसा इंडिया का जहाज है, शिप है, कि जो उस मिसाइल को ट्रैक कर लेगा। जैसे कि अभी जीपीएस के द्वारा ट्रैक किया जाता था या सैटेलाइट के द्वारा ट्रैक किया जाता था। तो ये जहाज पहला ऐसा जहाज बना दिया है, ऐसा शिप बना दिया है, मिसाइल ट्रैकिंग जहाज, जिसका नाम क्या दिया है? INS ध्रुव। तो याद रखना, INS ध्रुव क्या है? INS ध्रुव इंडिया का पहला ऐसा जहाज है जो मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है। किसके द्वारा बनाया गया है? तो डीआरडीओ और एनटीआरओ के सहयोग से इसे बनाया गया है। ये कहाँ पे इसे लॉन्च किया, मतलब कहाँ पे ये काम करेगा? तो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। पता है विशाखापट्टनम एक पोर्ट है जो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। इसके साथ देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। मेरे साथ देखिए अगला पॉइंट। वैज्ञानिक कौन है? ग्रीनलैंड। सभी ने सुना है ग्रीनलैंड का नाम। सबसे उत्तरी ध्रुव की खोज की, जिसका नाम है क्यू करटाक अवत्रार लोक।
या अवन्नार लोक, अवन्नार करके भी पढ़ सकते हो, अवन्नार त्रा है तो अवित्रार लोक या अवन्नार लोक, तो अवन्नार लेक, सॉरी अवन्नार लेक है, सॉरी ये पढ़ना क्यूर टाक अवन्नार लेक, तो क्यूर टाक अवन्नार लेक की खोज की। तो ये है क्या, थोड़ा इसको समझ लो, मैं बता दूं, ऐसा नाम है उल्टा बहुत इसका। ये है क्या कि अभी तक जो उत्तरी ध्रुव का सबसे उत्तरतम बिंदु मानते थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, मतलब उत्तरी ध्रुव हुआ दक्षिण ध्रुव, तो वहाँ पे जाना इतना पॉसिबल नहीं है। तो अभी साइंटिस्टों की एक टीम वहाँ पहुँची है, और जिसमें जो अभी बताया कि अभी शायद और आगे मिल सकता है, फ्यूचर में मिल जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी इसको साइंटिस्टों ने, जो वैज्ञानिकों की टीम गई है, उनने इस द्वीप को, मतलब जो ग्रीनलैंड के सबसे उत्तरतम बिंदु पर मिला है, तो उत्तरी ध्रुव का सबसे उत्तरी बिंदु माना है। तो ये कहा है कि उत्तरी ध्रुव का सबसे उत्तरी बिंदु है जहाँ पे ये लोग पहुँची गई टीम। तो याद रखना कि कहाँ पे, तो ग्रीनलैंड। देखो ग्रीनलैंड आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा क्या है, द्वीप है। ग्रीनलैंड क्या है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर मैं इसकी क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहाँ है, तो ग्रीनलैंड है कहाँ, तो आपके उत्तरी अमेरिका के उत्तरी छोर पर है, ऊपर कनाडा वाले एरिया पे पड़ेगा आपको। बेफिन द्वीप, ग्रीनलैंड, हडसन की खाड़ी, सब ऊपर वहीं पे मिल जाएंगे आपको, तो वहाँ पे ये मिलता है। और अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूँ तो अगर उसके हिसाब से तो ये बेसिकली, बाकी तो द्वीपों में सबसे बड़ा है, और अगर मैं कॉन्टिनेंट के हिसाब से बात कर दूँ तो सॉरी कंट्रियों के हिसाब से, कि ग्रीनलैंड अगर मान लीजिए अगर एक कंट्री होता तो किस पोजीशन, तो पाँचवा नाम देते थे क्षेत्रफल के हिसाब से। तो ये बहुत बड़ा द्वीप है, तो इसे हल्का सा याद रखना, और थोड़ा सा आप ग्रीनलैंड के बारे में पढ़ भी लेना, ठीक है। उत्तरी ध्रुव पर कौन व्यक्ति सबसे पहले गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा इसमें देख ही लेना। अगला पॉइंट देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट मेरे साथ, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स को सतह से सतह, देखो सरफेस टू एयर आ गया, ये हमने मिसाल देखी थी, सतह से सतह मतलब सरफेस टू सरफेस, जो आकाश प्राइम है, यहाँ पे है सरफेस टू एयर में मार करने वाली वायु रक्षा प्रणाली क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम। एयर डिफेंस सिस्टम क्या नाम है, मारसैम, MRSAM सौंपी गई है। क्या DRDO और इंडियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, ये किसकी है, देखो DRDO तो इंडिया की होगी, भारत की, ये हो जाएगी आपकी इजराइल की। किसकी है, इजराइल कंट्री की, याद रखना ये नाम। तो इजराइल और DRDO के सहयोग से वायु रक्षा प्रणाली मतलब MRSAM सौंपी गई है, जो सतह से, ये मिसाइल ही है, सतह से हवा मतलब कि सरफेस टू एयर वर्क करेगी। अगली देखिए, भारत सरकार ने झारखंड के जल आपूर्ति सुधार के लिए, तो भारत सरकार ने क्या किया था कि झारखंड में क्या हुआ था, पानी की बहुत ज़्यादा कमी की थी, और इसी सुधार को लिए ADB बैंक, जो ADB बैंक है, उसके साथ एक समझौता किया, जिसमें $112 मिलियन का क्या ऋण, या हम उनसे क्या ले रहे हैं, ब्याज, सॉरी मतलब कि उससे उधार लिया, मतलब ऋण लिया है। तो ये देखिए कि अभी भारत सरकार ने झारखंड राज्य के लिए जो पानी की आपूर्ति या जल की आपूर्ति, वाटर सप्लाई कम हो रहा था, जिसको चल करके अभी ADB के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, और जिसमें $112 मिलियन कि वो क्या करेगा, हमें आर्थिक मदद करेगा, मतलब कि $112 मिलियन हमें क्या देगा, ऋण के रूप में देगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट करना यार। भारत सरकार का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है, भारत सरकार पहला, अब तक किसी ने नहीं किया है। तो भारत सरकार का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया, ये है, ये किसके द्वारा किया गया, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये भी याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी मतलब रहता है, चेयरमैनशिप किसने की, भारत ने की। तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो क्लाइमेट कन्वेंशन है, इंटरनेशनल क्लाइमेट कन्वेंशन 2021 मतलब 2021 में, तो जो इसकी चेयरमैनशिप की है वो इंडिया ने की है। तो ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे आएगा कि किसके द्वारा इसकी मेज़बानी या इसकी चेयरमैनशिप की गई है, तो इंडिया के द्वारा इसकी चेयरमैनशिप की गई है। अगला, भारत और ऑस्ट्रेलिया का 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई, जो कहाँ पे हुई, नई दिल्ली में हुई। 2+2 देखिए, इससे पहले कौन कौन 2+2 का भाग हो चुका है, USA और जापान। तो भारत ने USA के साथ भी 2+2 किया है, और जापान के साथ भी 2+2 किया। अब बात आती है 2+2 क्या है, तो मैं बता दूं, 2+2 एक तो डिफेंस से रिलेटेड
मतलब मिनिस्टर्स रहते हैं उनके बीच में डिफेंस से रिलेटेड चीज़ों को लेकर के एग्रीमेंट किया जाता है, और एक रहता है फॉरेन मिनिस्ट्री को लेकर के, जो विदेश मंत्रालय रहते हैं उनको लेकर के ये वार्ता की जाती है। तो यहाँ पे 2+2 आपका रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच वार्ता है। तो ये देखो दोनों देशों के बीच रक्षा, डिफेंस और फॉरेन मतलब विदेश, तो विदेश मंत्रियों के बीच क्या है, वार्ता मतलब कि डिस्कशन हुआ है। तो किस किस को लेकर, डिफेंस और फॉरेन मिनिस्ट्री को लेकर। याद रखना क्वेश्चन जैसे बनेगा कि 2+2 किन किन कंट्रियों के बीच में कर चुका है इंडिया। तो 2+2 अभी जस्ट ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, और इससे पहले यूएसए, और किसके साथ कर चुका है, इससे पहले यूएसए और जापान के साथ भी ये 2+2 कर चुका है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। आइसलैंड। आइसलैंड ने हवा से CO2 सोखने वाला एक मशीन बनाई है, संयंत्र बनाया है, मशीन का विकसित किया है। CO2 को एकत्र कर क्या करेगा, ये CO2 को सोख करके चट्टान के रूप में मतलब रॉक के रूप में बदलेगा, और इसका नाम क्या है, ऑर्का संयंत्र। नाम क्या दिया है, ऑर्का संयंत्र। देखिए ऑर्का मशीन है। आइसलैंड एक ऐसा कंट्री बन गया है कि जो CO2 उसके एटमॉस्फेयर में रहेगा, जो उसका क्राइटेरिया है, तो उसको लेकर के ये क्या करेगा कि उसके आसपास के एरिया को पूरा ये सोख लेगा, मतलब CO2 को, मतलब वायुमंडल से। तो वायुमंडल से सोखने के बाद फिर उसको, और ऐसा एक डाटा भी था कि 4000 टन के समथिंग एक दिन में ये मतलब CO2 को सोखेगा, और उसको सूखा करके वो मशीन ऐसी है, सोखने के बाद ये पूरा उसको किस में, पत्थर में चेंज कर देगा, मतलब कि किस में, चट्टान में चेंज कर देगा, और चेंज करने के बाद वो एक रंगीन सा क्रिस्टल बन जाएगा, मतलब पत्थर बन जाएगा। फिर जो वुमेन्स रहती है उनके जो ऑर्नामेंट्स रहते हैं, मतलब कि ज्वेलरी रहती है, उसके रूप में उस पत्थर का उपयोग किया जाएगा। तो ये चीज़ भी देखना, याद रखना कि अभी क्या है। तो देखिए इनकी टेक्नोलॉजी कितनी आगे है कि उसको जो CO2 है उसको सोखने के बाद ये CO2 एकत्र कर चट्टान में बदल देगा, और इसका नाम दिया है ऑर्का। जो नाम है उस मशीन का, उसका नाम है ऑर्का संयंत्र। तो ये किसने किया है, तो ये किसने किया है, ये आइसलैंड ने किया है। तो याद रखना किस कंट्री के द्वारा किया गया है, ये आइसलैंड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए मेरे साथ आप, एल सल्वाडोर। सभी ने नाम सुना है एल सल्वाडोर कंट्री का। एल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर है। एल सल्वाडोर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी का दर्जा दे दिया है, और यह देने वाला पहला देश, दुनिया का क्या बन गया, पहला देश बन गया। देखो मैं बता दूं, एल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर है, ये सब आपके एंटीलीज कंट्रीज है। क्या है, एंटीलीज कंट्रीज है, जो मिडिल अमेरिका के भाग में आते हैं, जो कैरिबियन सागर में पड़ता है। मतलब कि आपका पनामा नामा वगैरह है, जहाँ पे उत्तर और दक्षिण अमेरिका के बीच में जो जोड़ने का काम करता है वो कौन करता है, पनामा कंट्री भी है, और एक मतलब स्थल संधि भी है, मतलब क्या लैंड स्ट्रेट है, जोड़ने का काम करता है। उन्हीं कंट्री मतलब कि कैरिबियन कंट्री कह सकते हो इसको, या एंटीलीज कंट्री का भाग है, बोल सकते हो, मिडिल अमेरिका भी बोल सकते हो, तो उसका पार्ट आता है। तो एल सल्वाडोर ने अभी क्या किया है कि इसने जो बिटकॉइन है, जो क्रिप्टो करेंसी है, देखो बहुत सारे स्टूडेंटों को पता भी होगा कि क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन क्या है, तो नहीं है जिन लोगों को मालूम है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि क्रिप्टो या बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है कि जो कैसी रहती है, डिजिटल करेंसी है, एक जिसे हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, बस केवल सामने है कि अभी है हमारे पास इतना पैसा है। और ये बहुत सारी कंट्रियों में इलीगल करके भी रखी है, जैसे भारत इसको इलीगल करके रखे, हमारे यहाँ पे इसको मान्यता नहीं दे के रखी है, ठीक है। लेकिन अभी एल सल्वाडोर ऐसा कंट्री बन गया, दुनिया का पहला ऐसा कंट्री बन गया है कि इसने बिटकॉइन को एक्सेप्ट किया है, जो क्रिप्टो करेंसी है, एक्सेप्ट करने के साथ साथ उसको वहाँ की ऑफिशियल करेंसी के रूप में मान्यता दे दी है। तो याद रखना है कि किस कंट्री ने अभी हाल में किया है, तो वो किस कंट्री ने किया, एल सल्वाडोर ने क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन को आधिकारिक दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। तो ये बात आप याद रखना। अगला पॉइंट देखिए मेरे साथ, क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन। एक डायलॉग हुआ है, एक डायलॉग की शुरुआत हुई, किन किन कंट्रियों के बीच किया गया, तो भारत और अमेरिका के बीच किया गया है। तो क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन, देखो बता दूं मैं इससे पहले, जो जलवायु को लेकर के बहुत सारी समस्या जा रही है, या किस प्रकार से उस पर सॉल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए, तो इससे पहले जो अमेरिका था, जलवायु से जो कन्वेंशन है उससे, मतलब क्लाइमेट कन्वेंशन से अलग हो गया था। फिर बाद में अमेरिका इसका पार्ट बना, और अभी भारत के साथ भी एग्रीमेंट किया है कि उसको क्या, एक डायलॉग
शुरुआत की है किसको, क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन को लेकर के किस किस कंट्री को किया। क्वेश्चन आएगा भारत ने अभी हाल में ही जलवायु समझौता किया है किस कंट्री के साथ, तो वो किया है अमेरिका के साथ। किसके साथ किया है, अमेरिका के साथ। तो याद रखना अमेरिका के साथ ये समझौता किया गया है। अगला देखिए टाइम्स मैगजीन, ये इंपोर्टेंट है, सबने नाम सुना होगा टाइम्स मैगजीन या टाइम्स पत्रिका। मैगजीन क्या है, तो 2021 में टॉप 100 की रैंक इसने जारी की है। टॉप 100 में 3 भारतीयों को शामिल किया गया है, ठीक है, टाइम्स मैगजीन। तो टाइम्स पत्रिका 2021 ने टॉप 100 में 3 भारतीयों को शामिल किया, जिसमें देखो पहले हमारे प्रदेश की पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, और दूसरी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, जो वहाँ की तीसरी बार सीएम है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और आधार पूनावाला ये सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसके कौन है, सीईओ। तो याद रखना कि आप जानते हो जो टाइम मैगजीन जो आती है, जो क्या आती है, टाइम्स जो मैगजीन आती है, ये अमेरिका मतलब वहीं पे अमेरिका के द्वारा पब्लिश की जाती है। और इस मैगजीन में दुनिया के टॉप 100 लोगों की सूची निकाली जाती है, जिसमें टॉप 100 में 3 भारतीयों को शामिल किया गया है। तो इसमें पहले पे हमारे मोदी जी को शामिल है, और दूसरे ममता बनर्जी हैं, जो तीसरी बार पश्चिम बंगाल की सीएम बनी है। अभी हाल में जो चुनाव हुआ था तो उसमें इनको बहुत अच्छी खासी मात्रा में जीत हासिल हुई। और आधार पूनावाला हैं, जो सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ है, सीईओ है, क्या है, सीईओ। इसका देखिए मेरे पास ये सब पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये सब आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, पूरा लिख लेना, नोट कर लेना, बार बार रिवीजन करना, एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है आपके पास। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट, चेन्नई से सेंट्रल रेलवे स्टेशन, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन या एमजी रामचंद्र रेलवे स्टेशन नाम है, को 100% सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन बना दिया है। तो अभी हाल में क्या किया है, चेन्नई जो रेलवे स्टेशन है इसको 100% सौर ऊर्जा संचालित, मतलब ये पूर्णतः ये जो चलेगा पूर्णतः सौर ऊर्जा से चलेगा, जो सोलर पैनल रहते हैं ना, मतलब सन एनर्जी के द्वारा ये संचालित किए जाएंगे। तो इसको अभी 100% क्या बना दिया है, तो ये 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला रेलवे स्टेशन हो गया। बात आती है भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है सौर ऊर्जा से संचालित, तो देखो ये पॉइंट में थोड़ा यहाँ लिखा, जगह नहीं थी। तो पहला सौर ऊर्जा संचालित, फर्स्ट सोलर एनर्जी से संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा बना है, तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। कौन सा बना है, गुवाहाटी। तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन भारत का पहला रेलवे सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन बना था। ये स्टार्टिंग का पॉइंट था। मध्य प्रदेश का जबलपुर भी बना है, तो ये याद रखना 100% वो भी। लेकिन इस अगर बात आती है कि भारत का पहला कौन सा बना है, तो भारत का पहला बना है गुवाहाटी, जो असम की है, असम में है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। और बात करूँ अभी हाल में कौन सा बना है, तो अभी हाल में चेन्नई का सेंट्रल रेलवे स्टेशन। तो ये देखिए आपने मेरे साथ पहली स्लाइड को अच्छी तरह से कंप्लीट किया। अब मैं आता हूँ आपके साथ सेकंड स्लाइड पे। यूएसए लिखा है, यूएसए, यूके तथा ऑस्ट्रेलिया। यह क्या है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र, जो इंडो और पैसिफिक मतलब है इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन बढ़ाने हेतु त्रिपक्षीय ट्राई एग्रीमेंट हुआ है, ओकस। किसका नाम दिया, ओकस। ओकस की घोषणा की है। तो याद रखना त्रिपक्षीय समझौता या साझेदारी किन कंट्रियों के बीच में हुई है, जिसका नाम है ओकस। तो ओकस जो हुई है यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो ओकस एक क्या है, त्रिपक्षीय साझेदारी है, एक पार्टनरशिप बोल सकते हैं, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, एग्रीमेंट बोल सकते हो, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में काम करेंगे तीनों मिलकर, जिसमें यूके, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। अगला देखें, वर्ल्ड बैंक ने इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। देखो हर साल इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट निकाली जाती थी, किससे संबंधित रहती है, ये आपकी बिजनेस दुनिया में जो किस प्रकार से बिजनेस चल रहा है उसकी रैंकिंग किस हिसाब से दी जाती है, किस हिसाब से उसको ने ग्रोथ किया है, कितना ग्रोथ नहीं किया है, जिसमें रॉ मटेरियल और सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो अभी हाल में क्या किया है, इस रिपोर्ट को जो पब्लिश करती है वो करती है वर्ल्ड बैंक। तो विश्व बैंक के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। तो वर्ल्ड बैंक ने इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को बंद करने की बात कही है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाती है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है, जो हर साल विश्व बैंक के द्वारा निकाली जाती है, बंद करने की। मैं इस पर नहीं जा रहा बंद करने की क्यों बात कही, वो मैं अलग से डिस्कस कर दूंगा। जो अपने यूपीएससी और एमपीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज मेंस की
आपकी करंट अफेयर की सीरीज है, वो सब चीज़ें वहाँ डिस्कस करूँगा। बस आपको अभी यहाँ इतना देखना है कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किसके द्वारा या प्रकाशन जो पब्लिश होती थी किसके द्वारा बंद करने की घोषणा की है, तो वो घोषणा की है आपकी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ संघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक तजाकिस्तान में हुई। कहाँ पर हुई? दुशान में। तो अभी जो 2021 ये क्या है, सितंबर 2021 की जो SCO की बैठक है वो कहाँ पे की गई? तजाकिस्तान में की गई। SCO का 21वां जो सम्मेलन हुआ था, 21वां सम्मेलन, उसमें ईरान इसका 9वां सदस्य बना। देखो अब तक इसके 8 सदस्य थे, 8 मेंबर थे इस ऑर्गेनाइजेशन के, अभी इसमें 9 मेंबर हो गए हैं क्योंकि ईरान भी इसका क्या बन गया है, ईरान भी इसका मेंबर बन गया। तो ये भी आप याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये अगला वाला और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को ने मूरा, द्रवा, डेन्यू, ये नदियों के नाम है। डेन्यू पता है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूनेस्को ने मूरा, द्रवा, डेन्यू को दुनिया का पहला फाइबर कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व, इंपॉर्टेंट है, जो फाइबर कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। किसको किया है? मूरा, द्रवा, डेन्यू को। तो ये 3 नदियों वाला जो एरिया है 3 क्षेत्रों में आता है, बहुत सारे क्षेत्र आते हैं इसकी कंट्री में, बात करूंगा अभी आगे। तो मूरा, द्रवा और डेन्यू ये नदियों के नाम है। इसका जो आसपास का क्षेत्र आता है तो यूनेस्को के द्वारा इसको क्या घोषित किया है? फाइबर कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। और इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ आता है? देखो, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, हंगरी, सर्बिया और स्लोवानिया, ये सब क्या है? यूरोपियन कंट्री हैं। तो मैं जो स्टूडेंट मेरे ऑफलाइन के भी रहे हैं और ऑनलाइन के भी जो भी स्टूडेंट रहे हैं, तो मैं खास करके यहाँ मैं बता दूं कि ऑफलाइन स्टूडेंट को बोल दूं, ये सारे टॉपिक मैंने क्लास में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है। क्रोएशिया, हंगरी, सर्बिया, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की थी, अच्छी तरह से मैपिंग के साथ किया था। पूरा मैप मैंने बनाया। ऑनलाइन जो मेरा ऑनलाइन पे लेक्चर डले हुए, मतलब ऑनलाइन के जो लेक्चर हैं यूट्यूब पे डले हुए, उसमें मैंने 3 कॉन्टिनेंट को भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया। अभी ऑस्ट्रेलिया तक गया, नेक्स्ट बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे लेक्चर उसके भी, तो आगे मैं पढ़ाऊंगा अभी। लेकिन एक बार आप मैप जरूर देख लेना कि जो एरिया के नाम बोला है मैंने कि मूरा, द्रवा, डेन्यू, पहले ये नदियाँ देखना, नदियों देखने के साथ साथ फिर आप फाइबर कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। तो किस किस क्षेत्र में किया है? जो एरियाज है ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, हंगरी, सर्बिया, स्लोवानिया, तो ये जो 5 कंट्रियों के नाम बताए मैंने, और इनकी हल्की सी आपके राजधानियाँ भी, कैपिटल भी देख लेना, तो थोड़ा सा आपको रिकॉल हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट है, इसे यूरोप का अमेजन कहा गया। तो देखो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसे यूरोप का क्या कहा गया? अमेजन। और अमेजन के जंगल आपको पता है कि कहाँ पे? ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा अमेजन के जंगल किस कंट्री में है या अमेजन कहाँ पे है, तो ये चीज़ मुझे आप बताइए। ठीक है, तो यूरोप का अमेजन कहा गया है किसको? इसको फाइबर कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व को बोला गया है। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत को वर्ष 2022 से 2027 था, इंपोर्टेंट है, भारत को वर्ष 2022 से 27 था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये है IAEA, इंटरनेशनल एटम एनर्जी एजेंसी को बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया। तो देखो 5 साल के लिए इसको चुना गया है। मैं एज जो लेखा परीक्षक मतलब होता है क्या करेगा? ऑडिटर का काम करेगा, ऑडिट का काम करेगा बाहरी। तो बाहर रूप से जो उसकी ऑडिटिंग करना है, ऑडिटिंग करना है, तो ऑडिटर के रूप में काम करेगा। इंग्लिश मीडियम के लिए उनको बता दो, लेखा परीक्षक होता है आपका ऑडिट करना। क्या करना? ऑडिट करना। ठीक है, और आपको पता है कि सबसे बड़ा भारत का लेखा परीक्षक कौन सा है, कौन से आर्टिकल में आता है? आप मुझे, मैं यहाँ पे बता देता आपकी जानकारी के लिए। आर्टिकल 148 है, जिसे CAG कहते हैं, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये बोलते हैं जो आर्टिकल 148 में जो भारत का सबसे बड़ा महालेखा परीक्षक होता है, क्या लिखने का काम करता है, जो हमारा लेखा जोखा होता है, जो ठीक है, ये सब चीज़ों की जानकारी लगता है। अगला पॉइंट देखना, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भारत को चुना गया 5 साल के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी भी बात है। तो आइसलैंड में दुनिया की पहली महिला बहुमत वाली संसद चुनी गई। देखो इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैं बता दूँ ये है क्या। अभी तक जहाँ पे भी वुमेन्स के लिए बात करूँ, जहाँ पे आज हम देखते हैं, आज सबसे पावरफुल कंट्री की मैं बात करूँ तो हमारे सामने 2 कंट्रियों के नाम आते हैं, और अभी तीसरा चल ही रहा हमारे सामने। बाकी ज़्यादातर अभी नाम जो आएंगे अमेरिका और रसिया का। देखिए अमेरिका और रसिया की आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये ऐसे कंट्री है जैसे अमेरिका और ज़्यादा है डेवलप्ड कंट्रियों के साथ साथ हर एक चीज़ में आगे है।
लेकिन आज मैं आपको एक बात बता दूं कि अमेरिका इतना पावरफुल और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की है, डेमोक्रेसी भी है, हर चीज़ है, लेकिन वहाँ पे आज भी एक भी महिला प्रेसिडेंट नहीं बनी है। तो आप जान सकते हो जहाँ हम बात करते हैं इक्वलिटी की कि वुमेन को हम इक्वलिटी देंगे और बराबर से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि 33% मतलब 33% जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, वो लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में दिया भी गया, लेकिन आज तक वो कभी फुलफिल नहीं हो पाया और शायद आगे देखो कितना टाइम लगे। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, आगे लगेगा, थोड़ा और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे मिल जाएगा। तो अमेरिका जैसे कंट्री में कहीं ना कहीं वही सोच कि औरत अभी देश को क्या चलाएगी, कैसे चलाएगी, देश का प्रेसिडेंट बन जाएगी। तो ये इतना बड़ा कंट्री होने के बाद भी आज तक औरत को मौका, लेडीज़ को मौका नहीं मिला है। तो वही बात कर रहा हूँ कि आइसलैंड दुनिया की पहली महिला बहुमत वाली संसद चुनी गई। तो इसका क्या है, इस पर भी बात करूँगा। मैं कुछ और बात बता दूँ, आप किसी भी, चाहे लोकसभा देख लो, राज्यसभा देख लो, चाहे आप IAS की लिस्ट उठाओ, चाहे IPS की लिस्ट उठाओ, किसी भी डिपार्टमेंट की, तो औरतों की भागीदारी कम ही है। और आप जानते हैं कि अगर वुमेन्स किसी भी कंट्री में अपनी पार्टिसिपेट करती हैं, और होना भी चाहिए, तो फिर हमारा देश का डेवलपमेंट, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, साइंस का हो, एजुकेशन का हो, एग्रीकल्चर का हो, इंडस्ट्री का हो, कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे सोच भी नहीं सकते हम। लेकिन वही बात, हमारी सोच क्या है, प्रतिशतात्मक, मतलब वही घर जो वंश को आगे बढ़ाएगा वो बेटा ही बढ़ाएगा, लड़का ही बढ़ाएगा या पिता ही बढ़ाएगा, वही से मेल ही सब चीज़ों को डोमिनेट कर सकता है, लेडीज़ नहीं कर सकती। ये सब मेंटलिटी फालतू की बना के रखें। तभी क्या हुआ, मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ कि आइसलैंड में दुनिया की पहली महिला बहुमत संसद चुनी गई है। कि अभी तक क्या हुआ था कि सभी वुमेन को, जो वहाँ पे वुमेन का पार्टिसिपेशन था, मतलब ना के बराबर है, कुछ भी नहीं। लेकिन आइसलैंड एक ऐसा कंट्री बन गया है जहाँ पे 50% सीटें चुनी गई हैं पहली बार। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, देखिए आइसलैंड को पहली बार 50% से भी ज़्यादा सीटें यहाँ पे चूज की हैं। किसके लिए, वुमेन्स के लिए, महिलाओं को मिली। और पूरी की पूरी जो यहाँ पे पार्लियामेंट चुनी है वो लेडीज से चुनी गई, जिसमें चुनाव में 63 सीटों में से 30 सीटें महिलाएं ने जीती है। तो देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट 50% का डाटा आपका यहाँ पहुँच जाता है। आप देख रहे हो यहाँ पे 63 में से 30 सीटें वुमेन्स को मिली है। कितनी, 63, 63 में से 30 सीट। तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल औरतों को देना भी चाहिए, हर जगह बिल्कुल मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसी दिन और भी इन चीज़ों पर डिस्कस कर दूँगा मैं, अभी हम एग्जाम के हिसाब से बात करते हैं। आइसलैंड में दुनिया की पहली महिला बहुमत वाली संसद चुनी गई, जिसमें 63 सीटों में से 30 सीटें महिला ने जीती हैं। गोवा राज्य सरकार ने मुफ्त पानी देने की घोषणा की है। तो याद रखना, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो अभी तक जो वाटर सप्लाई होता है, जो आपके घर पे भी लाइन आई होगी पानी की, जो पाइपों के द्वारा, और जो लगे नल वगैरह जो लगे रहते हैं, उसमें आपको एक बिल पे करना पड़ता है। तो अभी गोवा राज्य सरकार ने क्या किया है कि हम आपको मुफ्त पानी देंगे, आपको कोई बिल नहीं देना। और ऐसा करने वाला हमारे भारत का पहला राज्य बन गया है, फर्स्ट स्टेट बना है। कौन, क्या बना है, गोवा। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी पदों पर सीधी भर्ती के लिए OBC को 27% आरक्षण की घोषणा कर दी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, तभी हाल याद रखना कि अभी हाल में किस सरकार के द्वारा सरकारी पदों पर की भर्ती के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, सीधी भर्ती पर OBC के लिए 27% की बात कही है। तो ये बात कही है किसकी, आरक्षण की घोषणा की है मध्य प्रदेश सरकार ने। मैं बता दूं, इससे पहले अभी जो 27% आरक्षण है, इससे पहले जो आरक्षण मिलता था वो मिलता था 14%। तो ये देखो 14% से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 27% कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये सब इंपोर्टेंट रहेंगे। केरल में निपाह वायरस आया है। निपाह वायरस का मामला सामने आया है। यह इंसानों से जानवरों में फैलता है, ठीक है, ठीक है। याद रखना कैसा फैलता है, ये इंसानों से जानवरों में फैलता है। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि निपाह वायरस का केस कहाँ पे मिला है। तो निपाह वायरस का केस जो मिला है वो इंसानों से जानवर में फैलता है। तो ये आपका जो मिला है वो केरल में मिला है, ठीक। इसका अगला पॉइंट देखिए, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ये सब मिनिस्ट्री हैं, जैसे पर्यावरण मंत्रालय, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, वुड मिनिस्ट्री, और जलवायु क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री। असम में, कौन से, असम में स्थित दोपोर बील वनजीव अभ्यारण्य, ये देखो नेशनल पार्क आया है, दोपोर बील वनजीव नेशनल पार्क। याद रखना, इसको लिख लेना अच्छी तरह से। दोपोर भील वनजीव नेशनल पार्क को इको सेंसिटिव घोषित किया है। तो याद रखना, इको सेंसिटिव घोषित
किया गया, इम्पोर्टेंट रहेगा। ये कहाँ पे क्वेश्चन सीधा आएगा, दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे, तो ये है क्या, यह मीठे पानी की एक झील है तथा यह असम का एकमात्र रामसर स्थित है। रामसर बनाए, देखो यह रामसर एक कन्वेंशन हुआ था आपका ईरान में जो पड़ता है कंट्री, उसमें जो दलदली क्षेत्र है जहाँ पे उनकी विविधता जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है या उसको बहुत ज़्यादा उसका हनन हो रहा है, तो उस एरिया को रामसर घोषित कर दिया जाता है, मतलब कि प्रोटेक्शन दिया जाएगा सरकार के द्वारा। तो वही बात की गई है कि यह असम का एकमात्र रामसर है। तो असम सरकार, ऐसा नहीं कि भारत का एकमात्र, भारत में बहुत सारे रामसर साइट्स है, तो याद रखना ये सब चीज़। अगला देखो पॉइंट, चंडीगढ़ में देश का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण है जो 1 किलोमीटर के क्षेत्र की वायु को शुद्ध कर देगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है एयर प्यूरीफायर टावर जो बनाया गया है, जो कहाँ पे बनाया गया है, एयर प्यूरीफायर टावर तो चंडीगढ़ में देश का ऐसा बना है जो उसके आसपास जो 1 किलोमीटर का जो एरिया होगा उसकी हवा को क्या करेगा, जो वायु रहेगी उसकी वायु को क्या कर देगा, शुद्ध करने का काम करेगा, तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चंडीगढ़ में देश का सबसे ऊँचा एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण किया जो 1 किलोमीटर के क्षेत्र में वाटर का वायु को क्या करेगा, शुद्ध करने का काम करेगा, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद देखो अगला, यूके उत्तराखंड नैनीताल के सबसे बड़े पामेटम का उद्घाटन किया गया। पामेटम क्या है, पामेटम पार्क बनाया गया है जिसमें ताड़ की प्रजाति, जो ताड़ वृक्ष रहता या पोटम या पेड़ की किस्म या पाम बागवानी, मतलब पाम जो रहता है, ताड़ का एक वृक्ष क्षेत्र लंबा रहेगा, नारियल की तरह रहता है, वो भी उसी की वैरायटी में आता है। तो पामेटम करके स्पेशल एक यहाँ पे पार्क बनाया गया है और उसकी प्रजातियां हैं जो पेड़ों की किस्म है, उन सबको क्या प्रोटेक्शन की बात कही, संरक्षित करने की बात कही। तो ये आपको बस इतना याद रखना है कि पामेटम पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, किस राज्य के द्वारा संरक्षित किया जाएगा, तो उत्तराखंड राज्य के द्वारा किया जाएगा। अगला देखिए पॉइंट मेरे साथ, लद्दाख के लेह, तो लेह है जो लद्दाख की राजधानी है, 5 दिवसीय हिमालय फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया। क्या किया गया, 5 दिवसीय हिमालय फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया। इसकी शुरुआत जो फिल्म शेरशाह थी, कैप्टन विक्रम बत्रा से इसकी शुरुआत की गई। क्या है, सब आपने पढ़ा हुआ, कैप्टन विक्रम बत्रा हमारे जो बहुत ही सम्मानीय पर्सन है और इंडियन आर्मी में कैप्टन पोस्ट पे थे और जो शहीद हुए थे जॉब ड्यूरेशन में, तो उन्हीं की ऊपर एक फिल्म बनाई है शेरशाह, और जो शेरशाह जो मूवी बनी है इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी जैसे सुपरस्टार जैसे एक्टर और एक्ट्रेस ने भूमिका निभाई है। कैप्टन विक्रम बत्रा की एक्टिंग जो की है वो की है सिद्धार्थ मल्होत्रा ने, तो उसी फिल्म से शुरुआत की है। तो याद रखना कि लद्दाख के लेह में 5 दिवसीय हिमालय फिल्म फेस्टिवल, तो हिमालय फिल्म फेस्टिवल, तो हिमालय का नाम आया तो हिमालय वाले कोई स्टेट होगा, अब हिमालय में आएगा आपका कौन सा स्टेट, लद्दाख। तो इसका जो शुरुआत की, ये 5 दिनों का कार्यक्रम था। इसमें किस फिल्म से इसकी शुरुआत की गई, तो इसकी शुरुआत की गई कौन सी फिल्म से, शेरशाह। तो कैप्टन विक्रम बत्रा के लाइफ के ऊपर एक मूवी बनाई गई, तो याद रखना ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए देखिए आपने 2 स्लाइड को कंप्लीट किया मेरे साथ में, यहाँ पे तीसरी स्लाइड की बात करता हूँ, अगली स्लाइड पे बढ़ता हूँ। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने बुजुर्गों के लिए, किसकी बात कर रहा हूँ, बुजुर्ग मतलब जो एजिड है उनके लिए हेल्पलाइन एक नंबर दिया है, नंबर है 14567, इसको हम एल्डर लाइन भी नाम दिया गया। क्या नाम दिया, एल्डर लाइन। ये है क्या है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा भी जस्ट क्या किया गया है कि जो बुजुर्ग हैं, जैसे घर में उनके बच्चों के द्वारा या फैमिली मेंबर के द्वारा उनको दुर्व्यवहार किया जाता है या उनको सताया जाता है या बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है, तो वो बुजुर्ग इस नंबर पे 14567 पे कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं, जिसको कि उनको वहाँ के द्वारा सुरक्षा प्रोटेक्शन दिया जाएगा और यहाँ तक कि उसको क्राइम अनाउंस कर दिया जाएगा अगर फैमिली मेम्बरों के अगेंस्ट में। तो बहुत अच्छा इस गवर्नमेंट का बहुत अच्छा जो एक किया है गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के इस काम की मैं प्रशंसा करता है कि अभी ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हमें ऐसे केस मिल जाते हैं कि माँ बाप इतना हमें मेहनत से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अच्छा उस काबिल बनाते हैं, बाद में होने के बाद हम अपने माँ बाप को कहीं वृद्धाश्रम छोड़ देंगे, कहीं मतलब ऑर्फन जो हाउस है वहाँ छोड़ देंगे, अनाथों के
हाँ घरों में, तो ये सब करके नहीं करना चाहिए। बाकी अलग मैटर है कि फैमिली है, तो अभी ये गवर्नमेंट के द्वारा किया गया कि जो भी ऐसा करेगा तो उनको क्या अपराध घोषित किया जाएगा, मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर माना जाएगा। ऐसे करके एल्डर लाइन चलाई है और बुजुर्ग इसमें क्या हेल्प ले सकते हैं। तो एल्डर लाइन याद रखना क्या है, एल्डर लाइन किससे रिलेटेड है, बुजुर्गों की दुर्व्यवहार से रिलेटेड है। किससे, दुर्व्यवहार से रिलेटेड है। तो बुजुर्ग हैं जो, उनके दुर्व्यवहार से रिलेटेड है, ये एल्डर लाइन से मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। अगला देखिए, ये इंपोर्टेंट तो रहेगा, ये अच्छी तरह से पढ़ लेना। इसका देखिए BHEL, भेल, जो भेल है जो भोपाल में है, BHEL जो भेल है जो एक महारत्न कंपनी है। तो BHEL ने हैदराबाद में देश के पहले स्वदेशी रूप से विकसित राख देखो, राख से कोयला सड़न, राख कोयला गैसीय आधारित मिथेनॉल उत्पादन संयंत्र की क्या की है, स्थापना की है। तो आएगा कि राख कोयला मिथेनॉल उत्पादन संयंत्र कहाँ पे लगाया गया, तो हैदराबाद में लगाया गया। और किस कंपनी के द्वारा लगाया गया, तो ये लगाया गया है भेल, BHEL, जो भोपाल मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वहाँ पे है। BHEL एक महारत्न कंपनी है, तो वहाँ पे इसको क्या किया गया है, लगाया गया है। तो याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। अहमदाबाद में सरदार धाम बनाया गया, क्या बनाया, सरदार धाम भवन। तो सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया गया। यह भवन ग्रामीण छात्र और छात्राओं, तो ग्रामीण जो छात्र स्टूडेंट हैं उनको किसकी फैसिलिटी देगा, अलग अलग छात्रावास प्रोवाइड कराएगा, मतलब अलग अलग हॉस्टल की सुविधा देगा। तो अहमदाबाद के सरदार धाम भवन की जो स्थापना की गई है, इसका मतलब है कि जो स्टूडेंट हैं जो स्टूडेंट्स हैं, जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं, उनको अलग से गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल की सुविधाएं क्या करेगा, प्रोवाइड कराएगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये हो जाएगा, ये आप याद कर लेना, अच्छी तरह से नोट भी कर लेना। तमिलनाडु सरकार ने सुब्रमण्यम भारती की पुनर्तिथि पर 11 सितंबर को इनकी पुनर्तिथि थी को महाकवि दिवस अनाउंस किया। किस सरकार ने किया, तमिलनाडु सरकार के द्वारा। सुब्रमण्यम भारती इंपोर्टेंट पर्सनालिटी है, बहुत बड़े कवि थे। आगे इनको महाकवि का भी टाइटल दिया गया है। कहा कि महाकवि दिवस के रूप में हम 11 सितंबर को मनाएंगे। इस समय इनका जन्म हुआ था, 11 सितंबर को पुनर्तिथि थी, पुनर्तिथि थी को मनाने की घोषणा की। और भारती जी की यह 100वीं पुनर्तिथि थी। क्या थी, 100वीं 100 भी पुनर्तिथि थी, तो और इम्पोर्टेंट हो जाता। अगला देखिए इम्पोर्टेंट, EV रामास्वामी, जिन्हें हम पेरियार के नाम से जानते हैं, इंपोर्टेंट पर्सनालिटी है EV रामास्वामी या पेरियार। इन्हें दक्षिण का अम्बेडकर भी कहा जाता है। दक्षिण का क्या कहा जाता है, अम्बेडकर। ये बहुत बड़े क्या है, बहुत बड़े अथिस्ट बोल लो, मतलब कि बहुत बड़े नास्तिक है। कहते ईश्वर कुछ नहीं है, अगर ईश्वर है तो ये सब जो बुराइयां सोसाइटी में चल रही बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये बताऊंगा मैं इनके बारे में किसी दिन स्टोरी। तो EV रामास्वामी पेरियार की जयंती कितनी तारीख को थी, 17 सितंबर को तमिलनाडु सरकार ने सामाजिक न्याय दिवस के रूप में अनाउंसमेंट की। किसके रूप में, सामाजिक न्याय दिवस, सोशल जस्टिस डे। तो सोशल जस्टिस डे के रूप में सेलिब्रेशन करने की बात कही है। और कौन सी तारीख को किया है, 17 सितंबर को। तो 17 सितंबर को EV रामास्वामी या पेरियार की जयंती पर 17 सितंबर तमिलनाडु सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप ये याद रखना, और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक बात और बता दूँ, जो तमिलनाडु जो स्टेट है, ये आपका इसका GDP, जैसे कि मैं बात करूं भारत की इकोनॉमिक कैपिटल क्या है, किस राज्य को कहा जाता है या किस सिटी को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपके मुंबई को। मुंबई क्या है, भारत की इकोनॉमिक कैपिटल कही जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन कैपिटल दिल्ली है। अब बात आती है कि अगर तमिलनाडु क्या है, तो जैसे मैं बता दूं भारत के मुंबई जो है, महाराष्ट्र जो स्टेट है, सबसे ज़्यादा GDP में जो योगदान देता है वो महाराष्ट्र स्टेट देता है। जो महाराष्ट्र है वो स्टेट का फर्स्ट पोजीशन पर है GDP में, और सेकंड पोजीशन में अगर बात करूं तो तमिलनाडु आता है। तो याद रखना, ये तमिलनाडु सेकंड पोजीशन पे है। ठीक है, अगला देखिए, इसके बाद ये भी याद रखना, EV रामास्वामी या पेरियार। EV रामास्वामी इनका नाम है, और इनको निकनेम जो फेमस है पेरियार के नाम से। मध्य प्रदेश पावर सेक्टर में साइबर अटैक, जो साइबर अटैक होते हैं को रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला, जो साइबर सिक्योरिटी लागू की है करने वाला देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मध्य प्रदेश पावर सेक्टर में साइबर अटैक को रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो मध्य प्रदेश बना। अगला देखिए, अगला पॉइंट,
मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट चलाया है और ये जो चलाया गया था ये आपका चलाया गया था कोरोना ड्यूरेशन के टाइम पे भी। अभी तो फिलहाल सितंबर है, ऐसा नहीं था, लेकिन ये एक कंडीशन जो गंभीर जिन क्षेत्रों की थी तो उन क्षेत्रों में चलाया गया और उसके साथ साथ गंभीर क्षेत्रों के साथ साथ इम्पोर्टेंट हो जाता है जहाँ पे जंगल थे, पर्वत पठार थे, नदियाँ थी, या जहाँ पे ट्राइबल रह रहे थे, या वहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं थी कि आसानी से आप उन क्षेत्रों में पहुँच सकते हो। जैसे खास करके पहाड़ी क्षेत्रों की बात करूँ या जो शहरों से बहुत दूर दराज एरिया थे उनको पहुँचाने के लिए तो ये तेलंगाना सरकार के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा? तेलंगाना सरकार के द्वारा मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट, स्काई मतलब आसमान के द्वारा, और ये किसके द्वारा भेजी गई थी? ड्रोन के द्वारा। तो ड्रोन के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में दवाओं को भेजना, क्या दवाओं को क्या किया गया? भेजा गया। तो इम्पोर्टेंट रहेगा, तो याद रखना मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट किसके द्वारा चलाया गया? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा ड्रोनों के माध्यम से ऐसा किया गया। अगला, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्वतंत्रता सेनानी तथा समाज सुधारक जिनका नाम है राजा महेंद्र प्रताप सिंह। तो याद रखना राजा महेंद्र प्रताप सिंह कहाँ से संबंधित है? तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह अलीगढ़ से संबंधित है और एक स्वतंत्रता सेनानी भी है और क्या है? सोशल रिफॉर्मर भी है, मतलब कि समाज सुधारक भी है। सम्मान में विश्वविद्यालय की आधारशिला रखे। अभी हमारे जो प्रेसिडेंट में पीएम है नरेंद्र मोदी जी, अभी इनने हाल में क्या किया है कि जो महेंद्र प्रताप सिंह है जो अलीगढ़ के एक राजा थे और इनने बहुत ज़्यादा मतलब सोशल रिफॉर्म भी किए थे और एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, तो उन्हीं के सम्मान में इनने एक यूनिवर्सिटी की घोषणा की है, जिस मतलब राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी उन्हीं के नाम से बनेगी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी। तो उसकी अभी घोषणा की, तो याद रखना कहाँ पे की गई? अलीगढ़। अलीगढ़ में एक और यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो सर सैयद अहमद खां के द्वारा जिसकी नींव रखी गई थी। तो ये सब याद रखना सब चीज़ें। तो अभी अलीगढ़ का नाम आया तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में आप पढ़ लेना। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखो अगर एग्जाम ने ये नहीं पूछा तो अलीगढ़ से कनेक्ट करके क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा वो रिलेट करके, तो ऐसे करके आपको पढ़ना है। आगे देखिए लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा टीवी अलग अलग हुआ करती थी, अलग अलग चैनल थी ये लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों को मिला करके एक ही टीवी बना दिया, एक ही चैनल बना दिया संसद टीवी। तो याद रखने कि संसद टीवी किन किन को मिला करके बनाया गया है। तो अब लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित प्रोग्राम संसद टीवी पर ही आएंगे, क्योंकि पता है कि लोकसभा और राज्यसभा संसद के ही भाग है। ठीक है, अच्छा किया, ये भी चीज़ है। आगे देखो अगला पॉइंट, टाटा स्टील कंपनी के टाटा स्टील कंपनी ने जमशेदपुर में, कहाँ पे? जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र, मतलब जो कार्बन को कैप्चर करेगा, क्या करेगा? कार्बन कैप्चर मशीन बनाई है। तो कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है, कहाँ पे किया गया है? तो ये जमशेदपुर में किया गया। किसके द्वारा? टाटा स्टील कंपनी के द्वारा। तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाटा स्टील कंपनी के द्वारा जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र बनाया गया है। सॉरी। इसका देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं मैं, इंपोर्टेंट सीआईएसएफ अधिकारी हैं गीता समोता, इंडियन लेडीज हैं सीआईएसएफ अधिकारी। तो सीआईएसएफ अधिकारी गीता समोता अफ्रीका के तंजानिया में स्थित माउंट किलिमंजारो, देखो माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, तथा रूस के माउंट एल्ब्रुस। तो ये जो माउंट एल्ब्रुस है ये रसिया और यूरोप के बॉर्डर पे आता है और सबसे ऊंचा पर्वत है, फतेह करने वाली सबसे तेज भारतीय बन गई है, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। तो अभी माउंट किलिमंजारो भी करंट में है और माउंट एल्ब्रुस भी करंट में है, और जो माउंट किलिमंजारो वो अफ्रीका में आता है, माउंट एल्ब्रुस है वो रसिया में। तो ये दोनों को फतेह करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है, या सबसे फास्टेस्ट का मतलब है कि सबसे कम समय में, मतलब तेज गति से चढ़ने का रिकॉर्ड इन्हें अपने नाम किया है। तो यह सीआईएसएफ और ऊपर से देखो अधिकारी भी हैं, उस सीआईएसएफ से रिलेटेड है जो पैरामिलिट्री फोर्स है। तो सीआईएसएफ अधिकारी हैं, तो क्या नाम है? गीता समोता। तो याद रखना ये भी और इम्पोर्टेंट होता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल में इलेक्ट्रॉनिक पार्क की घोषणा की है। तो याद रखना स्थापना करेगा ही, अभी नहीं की नहीं गई लेकिन करेगा बहुत जल्दी। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पार्क की क्या की गई? ये घोषणा की गई। अगला देखो मेरे साथ पॉइंट, राजस्थान सरकार ने राजस्थान पर्यटक व्यापार अधिनियम 2010 लाया है, इसी में संशोधन करके लागू कर दिया है। इसको क्या किया है? देखो राजस्थान पर्यटन व्यापार अधिनियम, राजस्थान टूरिस्ट ट्रेड एक्ट 2010 में संशोधन किया। क्या किया? इसमें अमेंडमेंट करके
और नया कर इसे नया विधेयक पारित किया है। इसमें पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर के इसमें चर्चा की गई है और उसको क्या बना दिया, अपराध घोषित, क्राइम अनाउंसमेंट कर दी। देखो क्या होता है, जब कोई भी कंट्री के टूरिस्ट किसी भी कंट्री में घूमने जाते हैं, अगर उनके साथ मान लो वो घूमने गए और उनके साथ कोई उससे अभद्रता या दुर्व्यवहार जैसी कंडीशन की जाए, तो आप सोचो क्या कोई पर्यटक आएगा क्या। और आप जानते हो कि बहुत सारी कंट्री ऐसे हैं केवल उनकी टूरिस्ट के ही हिसाब से वहाँ की इकोनॉमी चलती है। जैसे मैं बात करूँ मालदीव एक ऐसा कंट्री है कि एशिया का, जो पता ही है कि सबसे छोटा देश है, एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे छोटा देश है। मालदीव एक ऐसा कंट्री है कि जिसकी इकोनॉमी केवल और केवल किसके बेस पे चलती है, जिसका बेस इकोनॉमी का है टूरिस्ट के हिसाब से। अगर मान लो वहाँ टूरिस्ट जाना बंद हो जाए तो इकोनॉमी का कोई आधार ही नहीं बचेगा, कोई मतलब ही नहीं है उसका फिर उससे इकोनॉमी से लेकर के। तो दो चीज़ों पे डिपेंड है मालदीव की इकोनॉमी, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट से आती है और सेकंड आती है मत्स्य को लेकर के, मतलब मछलियाँ पकड़ करके, समुद्र से जो मछलियाँ पकड़ते हैं। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप मान लीजिए कि जैसे बेसिक में बात करूँ, जैसे कहीं घूमने आए, कोई विदेश से फॉरेनर आया इंडिया घूमने, दिल्ली लाल किला गया घूमने, ताजमहल गया, जैसे मध्य प्रदेश में आया, या जबलपुर का भेड़ा घाट देखने गया, या छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो आपका खजुराहो के टेम्पल है वो घूमने आया, या फिर मान लो कहीं भी जाए इंडिया के किसी भी जगह पे को घूमने के लिए जाए, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है अब उन जगहों पे जाकर के उनके साथ अभद्रता किया जाए या दुर्व्यवहार किया जाए, या जो वहाँ की फॉरेन लेडीज़ हैं उनके साथ मतलब छेड़छाड़ जैसे केस किए जाए। अभी जस्ट एक आया भी था कि दिल्ली में एक रशियन लेडीज़ थी, उसका मतलब कि रेप कर दिया गया था। और फिर पता ही है कि हमारे यहाँ रेप की क्या कंडीशन है, ठीक है। तो रेप कर दिया गया, तो फिर क्या कोई पर्यटक आएगा किसी कंट्री में घूमने के लिए? कभी नहीं आएगा। जब एक न्यूज़ आएगी तो फिर वो इशू तो बनेगा एक कंट्री का, फिर वो इंटरनेशनल लेवल पर जाएगा, फिर उससे क्या हमारा बहुत ज़्यादा क्षति हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हमारा इकोनॉमिकल तो लॉस होगा ही होगा, और इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारी इमेज खराब हो जाएगी। तभी राजस्थान सरकार ने किया है, बहुत अच्छा कदम है। मैं कहूँ पूरे इंडिया को भी कर देना चाहिए इसको। तो राजस्थान सरकार ने जो अधिनियम बनाया है, इसमें अगर किसी भी पर्यटक के साथ या टूरिस्ट के साथ छेड़छाड़ी जैसा मामला या दुर्व्यवहार जैसा मामला आता है सामने, तो उसको क्राइम किया जाएगा, आईपीसी की धारा के तहत उसको सजा दी जाएगी, और बिल्कुल ये करना भी चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना किस राज्य सरकार ने किया है, तो ये राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा ये किया गया है। आगे देखो 26 से 29 सितंबर को, 26 से 29, तो ये 5 दिवसीय था। को भारत युद्ध हुआ था जो 1971 में, जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। भारत और पाक, यहाँ भारत पाक लिखना भूल गए, यहाँ लिख देना भारत और पाक। भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती पर, जो इसकी जयंती सेलिब्रेट की गई है, कि उपलक्ष्य में भारतीय सेना मतलब इंडियन आर्मी के द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव, इसका नाम दिया गया क्या, विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। और कहाँ पे किया गया, कोलकाता में। तो याद रखना कि अभी 26 से 29 सितंबर को जो भारत और पाक युद्ध 71 की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय इंडियन आर्मी के द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कोलकाता में किया गया है। इसका अगला पॉइंट देखिए मेरे साथ, राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन। राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन का अभी उद्घाटन किया, मतलब इसका उद्घाटन हुआ इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में। तो याद रखना ये कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने, जो भारत है इंडिया का सुप्रीम कोर्ट ने फास्टर नामक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली, एक इलेक्ट्रॉनिक नाम का सिस्टम चलाया है और शुरुआत की। उसका उपयोग सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से के लिए अदालतों से जेलों में ई प्रमाणित को भेजा जाएगा। देखो क्या है, मैं बता दूं कि कोई भी अगर रिकॉर्ड है कि जेल से अदालत में भेजना है, डायरेक्ट जो रिकॉर्ड है उसके कोई भी क्रिमिनल जो रहते हैं या जो अपराधी रहते हैं उनके बारे में कोई जानकारी है। अब उसमें क्या होता था कि जैसे फाइल के द्वारा लेके जा रहे थे, या फाइल पता चला कि फाइल से पेज चोरी हो गए या फाइल ही गायब हो गई, वो फाइल ही नहीं मिल रही, या कभी वो रख लो जो रिकॉर्ड रूम रहता है वहाँ चूहों के द्वारा उस फाइल को मतलब कि चूहों के द्वारा उसको कुतर दिया गया, मतलब ख़त्म कर दिया, या दीमक लग गई, ये बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती थी। कभी कभी पुलिस स्टाफ भी इसमें मतलब बहुत ज़्यादा इलीगल प्रोसीजर के द्वारा उस फाइल को हटा देता था। तो ये लापरवाही से भी, पुलिस को स्टाफ की लापरवाही से भी ऐसा हो जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, फास्टर जैसा एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चलाया है कि कोई भी किसी भी जो क्रिमिनल हैं, जो अपराधी हैं, उनके
उनके जो रिकॉर्ड है वो पूरा क्या होगा, ऑनलाइन होगा, मतलब पूरा एक सिस्टम के द्वारा रखा जाएगा। कहीं भी किसी अदालत में ट्रांसफ़र करना हो तो ऑनलाइन के द्वारा भेज दिया जाएगा। और भेजने के साथ साथ या जेल से कोई रिकॉर्ड भेजना है कोर्ट में, किसी भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, तो आराम से उसे भेजा जा सकता है। तो ये अभी इसने किया है, तो याद रखने कि इसके सुप्रीम कोर्ट ने फास्टर नामक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चालू किया है। वो आप समझ ही गए हो किस लिए किया है। तो इसको आसानी से डाटा को आराम से सिक्योर सेव करने के लिए या उसको सेवली तरीके से रखने के लिए। और ये आप जानते हैं बहुत ही क्या हो जाएगा, ये बहुत ही सेव रहेगा और आसानी से क्या कोई भी इसको कोर्ट भी इसको क्या प्राप्त कर सकता है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। फास्टर का फुल फॉर्म देख लीजिए, फास्ट एंड सिक्योर्ड, देखो सिक्योर्ड बोला, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, तो आराम से आसानी से रिकॉर्ड रखा जा सकेगा। आगे देखिए अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड खबर है। अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड, यह तीर्थ स्थल ब्रह्मपुत्र पठार में लोहित नदी पर है। देखो तो ब्रह्मपुत्र नदी भी पढ़ लेना। अब देखो अरुणाचल प्रदेश से न्यूज आई है, परशुराम कुंड एक विकसित किया जा रहा है, जो है एक तीर्थ स्थल के हिंदू धर्म से रिलेटेड, जो तीर्थ स्थल है उससे रिलेटेड है। तो आप इसके साथ ये तो अभी हल्का से याद रखना कि किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। बाकी आप क्या पढ़ेंगे, परशुराम कुंड के बारे में तो देख ही लेंगे, तीर्थ स्थल है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे और ब्रह्मपुत्र पठार के भी बारे में पढ़ लेंगे, मतलब रिवर और प्लेट दोनों पढ़ेंगे। और ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है उसकी, लोहित नदी, तो इसके बारे में भी आप डिटेल से पढ़ लेंगे। ये देखिए आज आपने मेरे साथ ये पूरा सितंबर माह का देखा करंट अफेयर, और जैसे हमने तीनों स्लाइडों को बहुत बारीकी से डिस्कस किया, एक एक पॉइंट को डिस्कस किया, जितना इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया। और आज आपका 6 मंथ का, मतलब अप्रैल से सितंबर तक का करंट अफेयर हमारे जो अमृतसर क्लासेस यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोड कर दिए गए लेक्चर हैं। ये भी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा आपको। और मेरी उन सब स्टूडेंटों को विशेष रहेगी जो अभी एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, जो अभी देने वाले हैं एनडीए और सीडीएस जैसे एग्ज़ाम को। और बस मैं यही कहूँगा, इसको बार बार पढ़ना, बार बार रिवाइज करना, फालतू का इधर उधर का बिल्कुल मत पढ़ना, ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि अभी एग्ज़ाम में अभी आप नया कितना पढ़ोगे, बस यही है जितना पढ़ लिया आपने उसी को बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार उसी को पढ़िए, बार बार रिवाइज, बार बार पढ़िए, बार बार। 10 से अच्छा है कि आपसे 5 क्वेश्चन बनेंगे लेकिन परफेक्ट बनने चाहिए, वही मेरा है। तो बेस्ट विशेष है। हाँ, इनको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना, लिख लेना। ठीक है, मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट मंथ के साथ और इसी सीरीज को लेकर के आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आपके लिए जो करंट अफेयर था इतना ही आपको सफिशिएंट जानना है। हाँ, और जो मेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव जो लेक्चर्स आ रहे हैं, जो सीरीज़ आ रही है, उनको आप ज़रूर देखना ना भूलें। बिल्कुल देखना उन लेक्चरों को आप जाके, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं और होंगे भी। मिलते हैं, अगर आपको इन लेक्चरों से फ़ायदा होता है या और ज़्यादा फ़ायदा तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। हाँ, और एक बात और बोल दूँ, अपने दोस्तों के साथ इन लेक्चरों को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्या हो सके, फ़ायदा हो सके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।